नमस्ते। आज हम उत्तराखंड से आई एक नर्सिंग शोध रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। जी। ये रिपोर्ट एक ऐसी कड़ी सामने लाती है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। कैसे जमीन के नीचे का पानी, मतलब हाँ। खासकर कुछ खास खनिजों से भरपूर पानी, सीधे हमारी हड्डियों और गुर्दों की बनावट और काम को प्रभावित कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे बढ़ते बच्चों में, जैसा आपने कहा। हाँ, इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। सच में हमारा मकसद है इस छिपे हुए संबंध को समझना और जानना कि इस शोध से क्या अहम बातें सामने आई हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूजल और झरनों के पानी में सिलिका, फ्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों का स्तर जरूरत से ज्यादा पाया गया है। जी हाँ, काफी ज्यादा। और ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये कई स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ हो सकता है, जैसा रिपोर्ट इशारा करती है। अच्छा, जैसे कि सिस, जिसे आम भाषा में कुबड़ापन भी कहते हैं। इसके अलावा गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स। जी, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर में सूजन आ जाती है और पेशाब के जरिए प्रोटीन बाहर निकलने लगता है। अरे बाप रे, ये वाकई चिंताजनक है, खासकर जब रिपोर्ट में फील्ड विजिट और स्कूल स्वास्थ्य शिविरों का जिक्र आता है। बताया गया है कि कई बच्चों और किशोरों में रीढ़ की हड्डी में ऐसी विकृतियां साफ दिख रही थीं। ये तो गंभीर बात है। बहुत गंभीर। और इतना ही नहीं, कई परिवारों ने बार बार पेशाब संबंधित दिक्कतों, चेहरे या पैरों में सूजन और गुर्दे के दर्द की शिकायत भी की। तो इन सब में क्या कॉमन था? और देखिए, इन सब मामलों में एक आम बात सामने आई। ये सभी लोग पहाड़ों के प्राकृतिक स्रोतों या बोरवेल से आने वाला वो अनुपचारित पानी पी रहे थे। अनपास्चरित मतलब बिना फिल्टर किया हुआ। हाँ, बिना किसी ट्रीटमेंट के। और उसमें ये खनिज अधिक मात्रा में थे। और अगर पोषण भी खराब हो तो तो स्थिति और भी खराब हो जाती होगी। बिल्कुल, और ज्यादा गंभीर बन जाती है। ये जानना कि पानी में ये खनिज है एक बात है, पर ये समझना कि ये शरीर पर असर कैसे करते हैं वो असली बात है। तो वैज्ञानिक तौर पे यहाँ क्या हो रहा है? ये मिनरल्स इतनी अलग अलग दिक्कतें कैसे पैदा कर रहे हैं? हाँ, ये समझना काफी दिलचस्प है। देखिए, शोध के अनुसार सिलिका और फ्लोराइड, जो वैसे कम मात्रा में हड्डियों के लिए जरूरी भी माने जाते हैं, हाँ, पर जरूरत से ज्यादा होने पर असल में हड्डियों के सामान्य विकास में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। मतलब हड्डियां ठीक से मजबूत नहीं हो पाती या टेढ़ी हो सकती हैं। अच्छा, तो इसी से स्कोलियोसिस या काइफोसिस हो सकता है? जी हाँ, ऐसी विकृतियां उभर सकती हैं। वहीं कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिकता पानी को हार्ड या भारी बना देती है। हाँ, हार्ड वाटर या भारी पानी, इसके बारे में तो हम अक्सर सुनते हैं कि ये मशीनों के लिए अच्छा नहीं होता, पर यहाँ ये सीधे गुर्दे की पथरी। बिल्कुल, पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है। और कुछ टॉक्सिन्स या यही खनिज इम्यून सिस्टम और गुर्दों को इस तरह प्रभावित कर सकते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए। ओह। खासकर बच्चों में, क्योंकि उनका शरीर अभी विकसित हो रहा होता है, वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। और मुझे लगता है कि जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण अक्सर इन समस्याओं का पता काफी देर से चलता होगा, है ना? सही कहा आपने। पता चलने में देर हो जाती है और तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या शोध टीम ने कुछ व्यवहारिक रास्ते सुझाए हैं? कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि नर्सिंग शोध टीम ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए कुछ ठोस समाधान सुझाए हैं। जैसे स्कूलों और आंगनवाड़ियों में आरओ प्यूरिफायर लगाना। ये पानी को साफ करके इन खनिजों को हटा सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी कदम है। और साथ ही कैल्शियम और विटामिन डी युक्त पोषण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, क्योंकि सही पोषण हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। वो पानी के असर को कुछ हद तक कम कर सकता है। सही बात। और क्या कदम सुझाए गए हैं? सरकारी स्कूलों में बच्चों की शारीरिक मुद्रा, मतलब उनके बैठने उठने के ढंग की नियमित जांच करना, जिसे पोस्चर स्क्रीनिंग कहते हैं। अच्छा, ताकि रीढ़ की हड्डी की समस्याओं का शुरू में ही पता चल सके। जी। और दूर दराज के इलाकों में मोबाइल रीनल चेकअप कैंप लगाना, ताकि गुर्दे की बीमारियों की जांच आसानी से हो सके। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्या? आशा कार्यकर्ताओं और नर्सिंग छात्रों को इन बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को पहचानने की ट्रेनिंग देना, क्योंकि यही लोग समुदाय के सबसे करीब होते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो क्या इन उपायों का कुछ असर दिख रहा है जमीन पर? जी, रिपोर्ट यही बताती है कि इन हस्तक्षेपों से कई गांवों में काफी मदद मिली भी है। शुरुआती पहचान होने से रीढ़ की समस्याओं वाले बच्चों को समय पर ब्रेसेस या फिजियोथेरेपी मिल पा रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और कई परिवार अब वाटर फिल्टर इस्तेमाल करने लगे हैं। किडनी की शुरुआती समस्याओं का प्रबंधन भी बेहतर तरीके से हो पा रहा है। तो फर्क पड़ रहा है। तो इन सब का निचोड़ क्या है?
अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये शोध इस बात पर जोर देता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य वहां के भूगोल और पर्यावरण से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है। सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण सबक है। इससे हमें याद रखना चाहिए कि पानी को हमेशा फिल्टर करके या उबाल कर पीना कितना जरूरी है। ये एक बेसिक चीज है, पर बहुत जरूरी। बिल्कुल। और बच्चों के लिए? बच्चों को सीधे बैठने और एक्टिव रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और शरीर में दिखने वाले छोटे मोटे लक्षणों जैसे कहीं सूजन दिखे, पीठ में दर्द हो या बार बार पेशाब आए तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आज हमने उत्तराखंड में पानी की गुणवत्ता और रीढ़ व गुर्दे की बीमारियों के बीच के इस जटिल लेकिन महत्वपूर्ण संबंध को समझा, जैसा कि इस नर्सिंग शोध में बताया गया है। यह दिखाता है कि कैसे हमारे आसपास का वातावरण, जिस पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, वो सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। स्थानीय भूविज्ञान और स्वास्थ्य के इस तरह के संबंधों को देखते हुए अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में समुदायों को और किन छिपे हुए पर्यावरणीय स्वास्थ्य कारकों पर ध्यान देने और उनकी जांच करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे कारक जिनके बारे में हम शायद अभी जानते भी नहीं हैं।